हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यहाँ से 2 से 3 नंबर के लिए आता है। ठीक, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी है क्या, मेन चीज हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होता है, हमने कुछ सॉल्यूट लिया और उसमें किसी सॉल्वेंट में डाला तो वो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। ओके, फिर सोल्यूशन की स्ट्रेंथ हम देखते हैं, उसकी एक स्ट्रेंथ होती है उसकी कंसंट्रेशन। अगर किसी के कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है तो हम कहेंगे वो क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अगर हम ये कहेंगे सोल्यूशन में कि सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम है तब उसे कहेंगे हम डाइल्यूट सोल्यूशन। अच्छा, ये तो बात हो गई सोल्यूशन की। आइए हम देखते हैं सोल्यूट कब हमारा ज्यादा डिसॉल्व होगा, कब हमारा डिसॉल्व कम होगा। मतलब किसी भी सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज करती है और सॉल्युबिलिटी कब डिक्रीज करती है। आइए पहले देखते हैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन द प्रेजेंट इन द वॉल्यूम लीटर ऑफ द सॉल्वेंट इनटू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये है, आपसे पूछा जाए कि सॉल्युबिलिटी क्या है तो डिसॉल्व किए गए सोल्यूट को पर यूनिट वॉल्यूम में हम जितनी स्ट्रेंथ बनाएंगे वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, तो सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर होगा या तो मोल पर लीटर, या इसको हम लोग और देखेंगे कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कब देखते हैं, जब हम बात करते हैं हेनरी लॉ की। आइए कुछ फैक्टर हम देखते हैं, सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है कैसे डिक्रीज करती है। तो सॉल्युबिलिटी का पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपने पढ़ा होगा या अपने जीवन कभी ने कभी सुना होगा, लाइफ डिसॉल्व लाइफ। इसका मतलब ये है जो जैसा है वो उसी में घुलना मिलना पसंद करता है। इसका मतलब ये है जो पोलर सोल्यूट है वो किस में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। और जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ओके, देखिए जैसे NaCl हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो ये किस में जाके डिसॉल्व होगा, वाटर में, यानी वो पोलर सॉल्वेंट है। दूसरा नंबर CCl4 एक नॉन पोलर सोल्यूट है, वो किस में जाकर डिसॉल्व होगा, बेंजीन, जो क्या है नॉन पोलर है। अच्छा, दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर का फैक्टर। अगर कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करें। क्यों, एंडोथर्मिक को कौन सपोर्ट करता है, टेम्परेचर का इंक्रीज होना। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, देखिए अगर एक्सोथर्मिक की आप बात करेंगे तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करे। क्यों, एक्सोथर्मिक में हीट निकल रही तो उसका हम टेम्परेचर खुद कम करेंगे तो ये क्या होगा, फेवरेबल होगा। देखिए बच्चों, हमने पढ़ लिया सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी के हमने 2 फैक्टर पढ़े, कौन कौन सा, पहला पढ़ा है सोल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर। आइए अब हम लोग बात करते हैं हेनरी लॉ की। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 नंबर का ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ ने 2 बातों को देखी। पहला उन्होंने सोल्यूट क्या लिया था, गैस को, सॉल्वेंट किसको लिया था, मेनली लिक्विड को लिया था। ठीक, देखिए हेनरी लॉ ने ये बताया कि अगर आप कोई भी सिस्टम लेते हैं, अगर उसमें कुछ गैस ले लें तो उन गैसों का अपना खुद का एक क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। और उन्होंने ये बात बताई, अच्छा पार्शियल प्रेशर क्यों, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कुछ अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा और हाइड्रोजन का अलग होगा। तो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कभी नहीं लेते, इंडिविजुअल गैस हम क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। अच्छा, इन्होंने ये बात बताई कि जिसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वो उतना ज्यादा डिसॉल्व होगी। मोल फ्रैक्शन इन्होंने टर्म क्यों यूज किया, देखिए मोल फ्रैक्शन होता है जिसकी आप बात करेंगे अपॉन टोटल मोल। ठीक, मतलब इस ये जो हमने सिस्टम लिया है, जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं गैस और लिक्विड के बीच में, अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे, नाइट्रोजन का मोल ऊपर होना चाहिए, टोटल जितनी गैस में उसका मोल, ये क्या हमारा मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है जितना प्रेशर नीचे की ओर लग रहा होगा, जिस गैस का जितना प्रेशर ज्यादा होगा वो गैस उतनी ही डिसॉल्व होगी और उसका मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, चलिए आइए हम इसको लैंग्वेज पढ़ते हैं। लिखा है हेनरी लॉ क्या है, solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface। बच्चे हमेशा गलत क्या करते हैं, सिर्फ प्रेशर लिखते हैं, प्रेशर नहीं बेटा, पार्शियल प्रेशर। क्यों, जो सोल्यूशन बनेगा वो नंबर ऑफ गैसेस से मिलकर बनी होगी और आप किसी एक गैस की बात करेंगे तो वो गैस हमेशा क्या लगाएगी, पार्शियल प्रेशर। ओके, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस। मतलब ये जो गैस है लिक्विड के सरफेस के जो ऊपर है उसका
कितना प्रेशर ज्यादा है, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो डिसॉल्व ज्यादा होगी। अच्छा, इसमें गैस क्या होती है, कंप्रेस होती है। तो लोग पूछते हैं यार हेनरी लॉ में यही तो क्यों लिया, हेनरी लॉ ने कभी सॉलिड को कंसीडर नहीं किया, क्यों? क्योंकि आप प्रेशर दे करके सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, गैस के मॉलिक्यूल को हम कंप्रेस करके लिक्विड में डिसॉल्व करा सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो अबव द लिक्विड है किसके डायरेक्टिव पोर्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड के। ठीक, तो इस देखिए डायरेक्टिव पोर्शन हटेगा तो एक KH एक कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट होती है। ठीक, अच्छा फिर इससे यूनिट आपसे पूछा जाएगा। देखिए मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक, मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हेनरी लॉ किसके बराबर हुआ, प्रेशर के। ठीक, तो प्रेशर का जो भी क्वेश्चन में आपको यूनिट दिया हो वही KH का यूनिट होगा। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ATM बार mm Hg के रूप में। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट में KH का यूनिट क्या होगा, तो आप हमेशा क्या बताएंगे, जो भी क्वांटिटी आपको प्रेशर की दी होगी वही इसका राइट आंसर। देखिए भैया यहाँ पे क्या है लिखा गया, सेम यूनिट एज द दैट ऑफ द पार्शियल प्रेशर। जिस गैस का जो यूनिट होगा पार्शियल प्रेशर का वही KH का क्या होगा, यूनिट होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ की। हमने लिखा है P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, यहाँ यूज क्या करेंगे, y इक्वल टू mx। y एक्सिस पे अगर हम प्रेशर को लेते हैं, मोल फ्रैक्शन को x एक्सिस में लेते हैं, तो स्लोप जो आएगा वो किसको बताएगा, हेनरी कांस्टेंट को। ओके, ये तो है थ्योरेटिकल बात है। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन इसका ऐसे आपको देगा, KH की वैल्यू आपको दी रहेगी हेनरी कांस्टेंट और गैस का नाम दिया रहेगा। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा इसमें से कौन सॉल्युबल होगा। तो देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ओके, देखिए भैया तो हम करेंगे क्या, KH को हमने इधर लिखा, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस। ठीक, अब आप देखिएगा अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट मान लें, तो मोल फ्रैक्शन उसका डिसॉल्व ज्यादा होगा गैस का, जिसका KH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब देखिए आपको यहाँ हीलियम का दे रखा 142, हाइड्रोजन दे रखा है 18 और ऑक्सीजन दे रखा है 40। ओके, ये किस में दे रखा है, किलो बार में। तो भैया जिसका KH की वैल्यू सबसे कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा C। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन आपको जब भी देगा तो आपका जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट और टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा फिर सुन लीजिए, बोलेगा सॉल्वेंट वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पे है और एक एक्सपेरिमेंट किया गया। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकता है, अप्रॉक्स लगभग इतनी हम मानते हैं। ठीक, तो आपको 3 वैल्यू देगा, आपको बस ये देख लेना है कि KH की वैल्यू किसकी सबसे कम है, जिसकी वैल्यू सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। ठीक, फिर आपसे ये पूछा जाता है KH डिपेंड किस पे करता है, तो KH दो चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस कौन सी ली गई है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए हमने आपको पहले बताया था सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट में, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वो उसमें जितना जल्दी घुल जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।